अस्सलाम वालेकुम, आदाब। लोकसभा इलेक्शन 2024 जिसे कई इंटेलेक्चुअल्स इस मुल्क का आखिरी इलेक्शन होने का अंदेशा भी जाहिर कर चुके हैं। इसके लिए सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आज हमारे शहर हैदराबाद की पार्लिमानी सीट की बात करेंगे। ये बात सभी जानते हैं कि हैदराबाद लोकसभा हल्के पर MIM की ऐसी पकड़ है कि ये मान लिया गया है कि यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी की जीत तय है। असदुद्दीन ओवैसी के वारिद मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सीट से 6 मरतबा MP रहे हैं और अब असदुद्दीन ओवैसी को इस मरतबा इसी सीट से लगातार 5वीं जीत दर्ज करने का पूरा भरोसा है। फिर भी नेशनल मीडिया में एक हवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग तरह के लॉजिक दिए जा रहे हैं। BRS या दीगर पार्टियों के उम्मीदवार हैदराबाद सीट से मैदान में उतारे तो गए हैं, लेकिन पूरा नेशनल मीडिया BJP कैंडिडेट माधवी लता के PR बने हुए हैं और कह रहे हैं कि इस मर्तबा असदुद्दीन ओवैसी को माधवी लता से जबरदस्त टक्कर मिल सकती है। दिल्ली व नोएडा में आलिशान ऑफिसेज में बैठकर हैदराबाद सीट के बारे में रुझान या रिजल्ट बताना आसान है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हकीकत कुछ और ही है। हालांकि इंटेलेक्चुअल्स के नज़दीक हैदराबाद सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी के बारे में 99% पेशगोई है, लेकिन नेशनल मीडिया इतना पूरी यकीन क्यों है कि असदुद्दीन ओवैसी को BJP उम्मीदवार माधवी लता से कड़ी टक्कर मिलेगी? इस सवाल का जवाब हम आखिर में जरूर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद MP सीट से मैदान में मौजूद असदुद्दीन ओवैसी और BJP उम्मीदवार माधवी लता की ग्राउंड पॉलिटिक्स और इससे जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स की, और साथ ही जानेंगे दोनों उम्मीदवारों की टोटल नेटवर्थ। ये बात जग जाहिर है कि हर इलेक्शन के बाद हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की जीत का फर्क यानी वोटिंग रेशियो बढ़ता ही गया है। वो 2004 में 1 लाख वोटों से जीते थे। इसके बाद उन्होंने 2009 में 1,13,000 वोटों से जीत दर्ज की, तो वहीं 2014 में 2 लाख से ज्यादा वोट और 2019 में 2,82,000 वोटों के बड़े फर्क से उन्होंने जीत दर्ज की थी। हैदराबाद से इलेक्शन लड़ रहे असदुद्दीन ओवैसी के सामने गुज़िश्ता 10 सालों के दरमियान कई रुकावटें आईं, कई तरह के इल्ज़ाम लगे, लेकिन सबसे बड़ा इल्ज़ाम उन पर गैर BJP पार्टियों की जानिब से BJP की B टीम वाला इल्ज़ाम लगा। हालांकि कई मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने इस इल्ज़ाम से न सिर्फ इनकार किया बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर हुए इलेक्शन के रिजल्ट्स का सबूत दिखाकर इस इल्ज़ाम को खोखला भी साबित किया। हैरत और ताज्जुब की बात है कि जिन लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी पर BJP की B टीम के तौर पर काम करने का इल्ज़ाम लगाया था, उनमें से ही कई लीडर गुज़िश्ता कुछ हफ्तों के दौरान खुद भगवा पार्टी BJP में शामिल हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र के साबिक CM अशोक चव्हाण को ही ले लीजिए। उन्होंने MIM को BJP का एजेंट कहा था, वोटों की तकसीम करने का भी इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन यही अशोक चव्हाण ने BJP का दामन थाम लिया है। सेकुलर पार्टियों की जानिब से नजरअंदाज किया जाना भी असदुद्दीन ओवैसी के सामने एक मुश्किल घड़ी थी। उन्हें इंडिया ब्लॉक से भी बाहर रखा गया, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के बनने के बाद और CM रेवंत रेड्डी की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ झुकाव ने दोनों पार्टियों की नजदीकियां बढ़ाई हैं। आपको याद होगा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के आखिरी CM किरण कुमार रेड्डी के दौर में मजलिस और कांग्रेस के दरमियान रिश्तों में कड़वाहट आई थी। उस वक्त भी मजलिस ने दावा किया था कि किरण कुमार रेड्डी RSS की तरफ झुकाव रखने वाले लीडर हैं, और उनका यह दावा उस वक्त सच साबित हुआ जब आज से ठीक 1 साल पहले यानी अप्रैल 2023 में ही किरण कुमार रेड्डी ने BJP ज्वाइन कर ली। बहरहाल वोट काटने वाली पार्टी और BJP की B टीम जैसे तंजिया इल्जामात पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अब इन इल्जामात को कोई संजीदगी से नहीं लेता। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उन्हें अपनी पार्टी को आगे ले जाने का पूरा हक है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मानना है कि माइनॉरिटीज BJP की पॉलिसियों के पहले शिकार है और इसलिए ये पार्टी का फर्ज बन जाता है कि वो भारत के हर हिस्से में उनकी आवाज़ बने, और ये जिम्मेदारी तब मजीद बढ़ जाती है जब माइनॉरिटीज को लगता है कि सेकुलर पार्टियां BJP की उड़ान को रोकने में नाकाम साबित हो रही हैं। अब आइए थोड़ा BJP उम्मीदवार माधवी लता के बारे में भी आपको बता देते हैं। 49 साल की माधवी लता
हैदराबाद में बीजेपी की जानिब से इंतखाबी मैदान में उतारी जाने वाली पहली खातून उम्मीदवार है। माधवी लता ने हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री ली है। याद रखिए, निज़ाम कॉलेज और उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये वही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी हैं जिन्हें उन निज़ामों की जानिब से बनाया गया जिन्हें आज बीजेपी और उसके लीडर्स गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। बहरहाल, माधवी लता एक एनसीसी कैडेट का हिस्सा भी थी। वो एक पेशेवर भरतनाट्यम डांसर भी हैं। उनके कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जैसे लोपामुद्रा लतामा फाउंडेशन, वो भी इनसे जुड़ी हुई हैं। 2019 से पहले माधवी लता को शायद ही कोई इतना जानता था, लेकिन मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक का बिल जैसे ही उधर पास किया, इधर माधवी लता मुस्लिम खवातीन की हमदर्द बनकर मैदान में उतरी और ट्रिपल तलाक के खिलाफ बीजेपी की मुहिम का चेहरा बने। मुस्लिम खवातीन के हमदर्द होने का दावा करने वाली माधवी लता हैदराबाद के पुराने शहर जैसे इलाके को मिनी पाकिस्तान, बंगालियों और रोहिंग्याओं का गढ़ बताती है और फिर यहीं से वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। आज जिस माधवी लता को बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर पहचाना और जाना जा रहा है, कल तक यही माधवी लता का नाम जब लिया जाता था तो उन्हें विरिंची हॉस्पिटल का जिक्र किए बगैर कोई रह नहीं सकता था, जिसकी वो फाउंडर और प्रेसिडेंट भी है। ये वही विरिंची अस्पताल है जिस पर कोरोना के दौर में मरीजों को करोड़ों रुपए लूटने का इल्जाम लगा और तब से इस अस्पताल की जानिब गरीब और मुतवस्सित तबका शायद देखना भी गवारा नहीं करता। बहरहाल, जुमा 8 दिन हुए हैं उन्हें पॉलिटिकल लड़ाई में आए। वो 40 सालों से हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में लोगों के दिलों पर राज करने वाले को क्या टक्कर देंगे? ये सवाल अगर हम करेंगे तो हो सकता है कि लोग ऑब्जेक्शन खड़ा कर दें, लेकिन आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया का पसंदीदा चेहरा बनी माधवी लता से कई बड़े न्यूज़ चैनल्स ने उनके इंटरव्यू की शुरुआत में ही ये सवाल किया है। तब उन्होंने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की तो उन्हें कहा गया कि वो इमोशनल कार्ड खेलने लगी है। माधवी लता के टोटल नेटवर्क की बात की जाए तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि उनकी जायदाद $1 मिलियन है। हिंदुस्तानी करेंसी में ये करीब 8.40 करोड़ रुपए है। माधवी लता की ये कमाई का सबसे बड़ा जरिया उनके अस्पताल में होने वाली कमाई है। माधवी लता ने अभी तक अपना इंतखाबी हलफनामा यानी एफिडेविट दाखिल नहीं किया है। माधवी लता जब भी इंतखाबी हलफनामा दाखिल करेंगी तो उनकी नेटवर्थ के बारे में पता चल जाएगा। रही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की, तो साल 2019 में होने वाले इलेक्शन के वक्त दाखिल किए गए एफिडेविट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 17 करोड़ रुपए। इसी एफिडेविट में असदुद्दीन ओवैसी के पास कोई गाड़ी ना होने की बात कही गई है, जबकि उनके पास 1 लाख रुपए की NP बोर .22 पिस्तौल और 1 लाख रुपए की NP बोर 3006 राइफल भी है। तो ये रहा माधवी लता के बारे में ताज़ा सूरत हाल व ताज़ा जानकारी। हाँ, हमने ज़्यादा बात उन्हें दी जा रही वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी की नहीं की और न ही PM मोदी की जानिब से माधवी लता की खूब तारीफ की डिटेल यहाँ बताई है। इसे भी नोट कर लिया जा सकता है। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो शुरुआत में हमने आपसे किया था कि आखिर क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया में ये हवा खड़ा किया जा रहा है कि इस मर्तबा असदुद्दीन ओवैसी को माधवी लता कड़ी टक्कर दे सकती है। आखिर वो इस बारे में इतना शोर क्यों है? सियासी माहिरीन के मुताबिक इसके पीछे एक ही और सबसे बड़ी वजह हो सकती है हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में वोटिंग का रेशियो। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद में साल 2019 में वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 44.75% था। हैदराबाद लोकसभा हल्के में मुसलमानों की आबादी करीब 59% या 60% बताई जाती है। सियासी माहिरीन के मुताबिक मुस्लिम वोट को बांटना और हिंदू व दीगर वोटों को एकजुट करना ये बीजेपी का अहम मंसूबा हो सकता है। कई सियासी माहिरीन ने यह दावा किया है कि बीजेपी सिर्फ 30% वोट हासिल करके भी हैदराबाद पार्लिमानी सीट जीत सकती है। अब करीब 60% वोट रखने वाले मुस्लिम आबादी में से आधी आबादी वोटिंग से दूर रहती है, पोलिंग बूथ तक पहुंच ही नहीं पाती।
वहीं अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो 30% वोट अपनी जानिब राग़िब करने के लिए मुसलमानों से हमदर्दी का दावा करने वाली माधवी लता भी अब हिंदू कार्ड खेलने लगी हैं। बहरहाल अभी ईद उल फितर की नमाज और खुतबे की खबरें हैदराबाद शहर के कई ईदगाहों से मेरे सामने से गुजरी। बहुत से खुतबात में उलमा ने मुसलमानों से इस मरतबा यानी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ज़रूर बिल ज़रूर शिरकत करने और वोट करने की अपीलें की हैं। और हम भी आप तमाम से अपील करते हैं कि आपका एक कीमती वोट हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे जालिमों से तख्त छीन भी सकता है और उन्हें दोबारा इख्तियार भी दिला सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप अपने वोट की अहमियत को समझेंगे और वोट ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।